हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि मेरा पीएचडी का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। मैंने अभी अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। तो किस तरीके का सेन्योरिया था वहाँ पर, किस तरीके का माहौल था, कितने लोग वहाँ पर आए थे, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं शुरू से ही बात करता हूँ कि वो प्रोसेस है एग्ज़ाम फॉर्म आने का, एग्ज़ाम देने का, एंट्रेंस देने का। फिर एंट्रेंस के बाद जो लिस्ट बनती है कैंडिडेट्स की जो क्वालिफाइड हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है। एक प्रोसेस तो ये है। और दूसरा है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वो है जिन्हें एग्ज़ाम नहीं देना है। अब क्यों एग्ज़ाम नहीं देना है? उसका बेसिस है कि या तो आप नेट क्वालिफाई किए हैं या फिर आप जेआरएफ हैं। तो दो, जिन्होंने नेट और जेआरएफ किया है उस कैटेगरी में मैं आता हूँ, मेरा नेट है। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ जिन लोगों का, उनका एडमिट कार्ड आया। हमारा तो एडमिट कार्ड नहीं आया, सीधे जो प्रिंट आउट हमने फॉर्म का भरा था उसी का प्रिंट आउट हमने वहाँ जमा करना था। फिर इंटरव्यू का जब कॉल लेटर आ गया तो उसमें 10 दिन का टाइम हमें मिला था। यानी कि 10 दिन पहले सूचित कर दिया गया था कि इतने तारीख को जो है आपका इंटरव्यू होना है। मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी से है और मेरा जो इंटरव्यू था वो 28-29 को 2 दिन की डेट आई थी। 28 को हमने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए, और कुछ लोग 29 को भी करा ही रहे थे हाथों हाथ। और 30 को जो है इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एक दिन। लगभग 60-65 लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थे, और कुछ इससे थोड़े से ज़्यादा 70-80 या 100 के आसपास जो है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो लोग थे। तो उसमें से कुछ तो नहीं आए थे, और लगभग लगभग पहुंचने वालों की जो संख्या होगी वो 70-80 के आसपास होगी, जिसमें से लगभग लगभग कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के होंगे और कुछ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। अगर मैं बात करूं तो अगर 70-80 नहीं भी होंगे तो 60 ही के आसपास तो इतने तो थे ही। फिर इंटरव्यू में मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जो है प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बुलाया गया। मैं गया। वही प्रोसेस है। मैं कम इन सर? यस यू कैन कम प्लीज़। अच्छा, आप अपना रिसर्च प्रपोजल यहाँ दे दीजिए और फिर आप आगे चले जाइए। मैंने सेम किया, प्रपोजल वहाँ पर रख दिया और आगे की ओर बढ़ गया प्रेजेंटेशन के लिए। उन्होंने मुझे हिदायत दी, आप अपना टाइटल बताइए और ऑब्जेक्टिव्स बताइए, हाइपोथेसिस बताइए, बस इन्हीं पर बात कीजिए। मैंने कहा ओके सर, थैंक यू। तो मैंने टाइटल अपना डिस्क्राइब किया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बताए, और फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा पूछा मुझसे कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्यों आए हैं, आपकी क्या प्रेरणा रही कि आपने यही टॉपिक ली, अच्छा आपकी किसने सहायता की इस टॉपिक को खोजने में। ऐसे प्रश्न मुझसे पूछे गए। तो मैंने उनका जवाब उन्हें संतुष्ट करने लायक दिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे संतुष्ट थे। और जो टॉपिक था मेरा वो माइग्रेशन से रिलेटेड था, तो मैंने उसी पर बात की। और इकोनॉमिक बैकग्राउंड माइग्रेंट्स की और जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है उस पर भी मैंने थोड़ी सी बात की। फिर उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो आपने प्रपोजल बनाया है वो खुद बनाया है या किसी की हेल्प लिया आप? मैंने कहा जी सर, मैंने खुद बनाया है। तो उन्होंने फिर से कहा, भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारा काम आपने खुद ही किया अकेले या फिर कहीं से कुछ आइडिया? मैंने कहा सर, अ, मेरे एक सीनियर हैं जो अब अभी रिसर्च पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत सहायता मैंने ली। यही फाइनल क्वेश्चन था उनका। उन्होंने ज़्यादा मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए। उसके बाद कहा ओके आप जा सकते हैं।
और जाते जाते उन्होंने एक फीडबैक दिया कि टॉपिक यूनिक और अच्छा है आपका। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया। तो देखिए, अब आपके लिए मैं सजेशन देता हूँ कि क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या गलतियाँ आप नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि जेआरएफ हो जाए। अब जेआरएफ नहीं होता है तो नेट जैसे ही हो जाता है आपका, ट्राई करते रहना है पीएचडी के लिए। ऐसा नहीं कि जेआरएफ होगा तभी पीएचडी करेंगे। ये अधिकांश लोग कहते हैं कि जब आपका जेआरएफ हो जाए फिर तभी पीएचडी के लिए डाल दें। मैं इसके ठीक उल्टा कहता हूँ कि जैसे ही नेट होता है, आप एक आध जगह इंटरव्यू तो देके आइए। हो ना हो जाए तो वेल एंड गुड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सोच विचार करके। और मैं तो कहूँगा जाइए, फिर भी आपका पर्सनल मत है। और नहीं होता है तो कुछ तो सीखेंगे ना आप। किसी का रिसर्च प्रपोजल दिख जाता है, कई लोग होते हैं साथ में बैठे हुए, उनसे बातें हो जाती हैं। जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका अप्रोच पता चल जाता है, वो किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। आप उसके लिए एकदम से तैयार रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो आप थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे साथ में। और बाकी इससे जुड़ी हुई चीज़ें तो हैं ही। आप एक यात्रा करते हैं, यात्रा से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, ये तो खैर इसके दूसरे पहलू हैं। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है बढ़िया सा। जो टॉपिक आपको पसंद है, जिस टॉपिक के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, पढ़ना ही है। एक आध रिसर्चरों को तो देखना ही है, मोटी मोटी निगाहों से उनके लिटरेचर रिव्यू देखने हैं, फिर एक आध किताबें भी पढ़नी हैं आपने। और जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वहाँ के प्रोफेसरों का, कि मतलब कौन से प्रोफेसर के अंतर्गत जो है आपका जो टॉपिक है वो मैच कर सकता है। अगर मैच करता है तो वेल एंड गुड है, आप एक दो नाम याद कर लीजिए। उनसे थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे आप। अगर किसी ने पूछ दिया कि अच्छा आप इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्या लगता है आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रोफेसर यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, तो तब आप कह सकते हैं जी सर, मैंने इनका नाम देखा है और मुझे लगता है कि अगर मैं इनके साथ करूँगा, काम करूँगा, तो बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद मुझे रहेगी। तो भाई प्रपोजल जो है बढ़िया बना के बाइंडिंग करा सकते हैं आप। 30-40 रुपये बाइंडिंग कराने में लगता है, इससे इम्प्रेशन बढ़िया जाता है। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका पैटर्न कैसे, शुरुआत में क्या रखना है, फिर दूसरा क्या रखना है, तीसरा क्या रखना है। जो स्टेप्स हैं रिसर्च के, वो स्टेप्स, उन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, ये ध्यान रखना है। और मेथडोलॉजी पर बहुत ज़्यादा आपने जोर देना है कि किस मेथड से आप ये रिसर्च करेंगे, कौन कौन सी विधियाँ आपकी होंगी, आपके को रिलेशंस कैसे आप निकालेंगे, या रिग्रेशन आपने निकालना है तो रिग्रेशन कैसे निकालेंगे आप। और जो सांख्यिकी विश्लेषण करना है आपने, वो किन विधियों के द्वारा करेंगे, कौन कौन से मैथमेटिकल जो स्थिति के होते हैं उसमें सांख्यिकी के जो विधियाँ हैं, वो किन किन विधियों का आप उपयोग करेंगे। अगर एक आध नाम याद रख लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न जेनुअनली पूछे जाते हैं। और बाकी टाइप्स ऑफ टेस्ट और सैम्पलिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको इससे पूछें। हालांकि मुझे कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं किए गए, मुझे केवल अपने टॉपिक से ही पूछे गए कि आप टॉपिक बताइए, टाइटल, अच्छा टाइटल आपने ये क्यों लिया, किसी की सहायता से ली या खुद लिया, इस तरीके के प्रश्न मुझसे पूछेंगे। और बाकी थोड़ी बहुत तो घबराहट सभी को होती है, मुझे भी हुई, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर तो मैं इतने फ्रीली बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा है, और बाकी तो कोई चीज़ें हैं नहीं। वहाँ पर 7-8 लोग पैनल में थे और 7-8 लोगों को एक साथ फेस करना। कोई आपकी बातों पर गौर कर पा रहा है, कोई थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, तो दोबारा आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा है, ऐसा ही क्यों, अच्छा टॉपिक पर वापस आइए, अच्छा इस पर बात कीजिए। तो इस तरीके की बातें वो करते हैं। तो आपको तैयार रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और कपड़े आप सूटेबल पहन के जाइएगा, जैसे कि पैंट आप पहन सकते हैं, जीन्स भी पहनते हैं तो चल जाता है, लेकिन उसे बहुत नैरो मत रखिएगा, दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। और जूते भी सूटेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने अलग ही जूते पहन रखे हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू एक प्रोसेस है। वहाँ पर देखा जाता है कि आप किस तरीके से एक डिसिप्लिन्ड आदमी है। बाल भी आप ठीक ठाक बना के जाइएगा, ये मेरी कुछ हिदायतें हैं पुरुषों के लिए। बाकी लड़कियां जो है अधिकांश तो एक आध सूट पर आई थी, बाकी कुछ जीन्स और टॉप जैसे, साधारण होते हैं ज़िंदगी में, वैसे ही करके आए थे। और
उन पे लगता भी वो ठीक है, लेकिन जो पुरुष है ना एकदम से जीन्स बहुत पतली पहन के आते हैं तो वो बहुत बेकार लगता है। ये देखने में अजीब सा लगता है। अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इसको। आप पहने जीन्स तो थोड़ा सा फैला वाला पहने, ज़्यादा ही फैला नहीं, मतलब ठीक ठाक वाला पहने तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है। और बाकी आप अपने टॉपिक पर काम कीजिए। अब रिजल्ट कैसा आएगा इस पर फिर बात करेंगे, और हुआ तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, नहीं हुआ तो फिर एक बार फिर से प्रयास करेंगे अगली बार। तो देखते हैं दोस्तों कब तक वो रिजल्ट आता है, और फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर एक दो दिन दुखी हो लेंगे, एक दो दिन थोड़ा रिकवर करेंगे खुद को, और खुद को तैयार करेंगे अगले प्रपोजल के लिए, और अगली जगह फिर से आजमाएंगे खुद को। तब तक के लिए आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं। और कोई चीज़ें अगर आपको डाउट हो कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आप मुझसे बोलिए। मैं फ्रैंकली अगर एक का भी डाउट होगा, अगर एक का भी डाउट होगा तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार रहूँगा। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। मुझे 10-12 कमेंट की भी आवश्यकता नहीं है, एक ही कमेंट काफ़ी है। हाँ, अगर 10-12 लोगों के कमेंट आ जाते हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं, तो एक वीडियो में मैं सभी का समाधान भी बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।